नमस्कार। मैं डॉक्टर पायल लिल्हारे, सहायक प्राध्यापक हिंदी, शासकीय लोचन प्रसाद पांडे महाविद्यालय सारंगढ़, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ से आप सभी साहित्य अनुरागियों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। जनता मुझसे पूछ रही है क्या बतलाऊँ, जनता मुझसे पूछ रही है क्या बतलाऊँ, जन कवि हूँ मैं साफ कहूँगा क्यों हकलाऊँ। जी हाँ, हम आज बात कर रहे हैं बाबा नागार्जुन की। जन कवि बाबा नागार्जुन के व्यक्तित्व पर इस वीडियो में मैं प्रकाश डालना चाहती हूँ। जन कवि बाबा नागार्जुन का जन्म एक मध्यम वर्गीय मैथिली कुल के ब्राह्मण परिवार में बिहार के दरभंगा जिले के तरौनी नामक ग्राम में 1911 में हुआ। उनके जन्म और जन्म स्थान को लेकर मतभेद है। जन्म स्थान, कुछ लोग उनका जन्म स्थान, उनका पैतृक निवास दरभंगा के तरौनी नामक ग्राम को मानते हैं, जबकि कुछ लोग उनका जन्म मधुबनी के सतलखा को, जो कि उनका ननिहाल था, उसे मानते हैं। उनके पिता का नाम गोकुल मिश्र तथा उनकी माता का नाम श्रीमती उमा देवी था। बाबा नागार्जुन अपने परिवार में अपने माता पिता के 5वीं और इकलौती संतान थे। दुर्भाग्यवश उनके परिवार में जो भी बच्चा जन्म लेता था वह जन्म के कुछ समय पश्चात ही चल बसता था और इस वजह से ग्रामीण मान्यता के अनुसार उनका नाम ढक्कन रखा गया। गाँव में ये मान्यता आज भी देखने को मिलती है कि ऐसे ही अनगढ़ और अशोभनीय नाम बच्चों के रख दिए जाते हैं और इसके पीछे यह तर्क होता है कि बच्चे को लगने वाली नज़र उसके नाम से चिपक जाएगी और बच्चा बच जाएगा। बाबा नागार्जुन का वास्तविक नाम वैद्यनाथ मिश्र था। इस नाम के पीछे एक कथा है। जब इन बाबा नागार्जुन के पिता की सारी संतान एक एक करके चल बस रही थी, तो उनके पिता ने यह प्रार्थना की ईश्वर से। वैद्यनाथ धाम में उन्होंने लगातार 1 माह तक अपने दीर्घजीवी पुत्र की कामना की आस लिए 1 माह तक अनुष्ठान किया और उसके बाद इनका जन्म हुआ। अर्थात बाबा नागार्जुन का जो हम नाम देखते हैं, बहुत सारे नामों से इन्हें जाना जाता है, जैसे कि इनका घर का नाम ढक्कन मिश्र, वास्तविक नाम वैद्यनाथ मिश्र, इन्हें वैदेह भी कहा जाता है और बाद में बौद्ध धर्म ग्रहण करने के बाद इन्हें नागार्जुन नाम से जाना जाने लगा। साहित्यिक हलकों में बाबा के नाम से भी वे प्रसिद्ध हुए। उनकी प्रारंभिक शिक्षा तरौनी गांव के ही प्राथमिक विद्यालय में, संस्कृत प्राथमिक विद्यालय में हुई और आगे इन्होंने संस्कृत में प्रथमा और मध्यमा की शिक्षा ग्रहण की। आगे की शिक्षा के लिए ये कलकत्ता गए और काशी से भी इन्होंने शास्त्री की शिक्षा प्राप्त की। बाबा नागार्जुन का 19 वर्ष की आयु में एक सुशील और सभ्य कुलीन कन्या श्रीमती अपराजिता जी से विवाह हुआ। वे एक बहुत ही सहृदयी महिला थी और बाबा नागार्जुन की यायावरी वृत्ति के कारण और उनके पिता से होने वाले मनमुटाव के कारण बाबा नागार्जुन अक्सर ही घर से बाहर रहते थे, घर छोड़कर बाहर ही रहते थे। अतः उनकी पत्नी अपराजिता देवी ने ही उनके बच्चों का, उनके परिवार का पालन पोषण किया। बाबा नागार्जुन को अपनी पत्नी और परिवार से अथाह प्रेम था, किंतु अपनी यायावरी वृत्ति के कारण वे घर पर टिके नहीं और उनका संपूर्ण प्रेम उनके परिवार को नहीं मिल पाया। बाबा नागार्जुन के परिवार में उनके 4 बेटे और 2 बेटियां हुई। बाबा नागार्जुन की रुचि बचपन से ही कविता लेखन में थी, किंतु उन्होंने विधिवत कविता लेखन की शुरुआत 1930 के आसपास से की। उन्होंने सबसे पहले
चूँकि उनकी मातृभाषा मैथिली थी, उन्होंने मैथिली में ही कविता लिखी। मैथिली में मिथिला नाम से उनकी कविता 1929 में सर्वप्रथम प्रकाशित हुई और इसके बाद वे हिंदी में भी लिखने लगे। हिंदी में उनकी पहली कविता राम के प्रति थी, जो कि 1933 में प्रकाशित विश्व बंधु जो पत्रिका लाहौर से निकलती थी, उसमें उनकी पहली हिंदी कविता राम के प्रति प्रकाशित हुई। वैसे तो बाबा नागार्जुन को हिंदी, मैथिली के अलावा संस्कृत और बांग्ला में भी उन्होंने लेखन किया। उन्हें पाली का भी ज्ञान था, पर उनकी जो प्रसिद्धि का मुख्य आधार है हिंदी ही बनी। मैथिली में उन्होंने बहुत सारी रचनाएं की। मैथिली में वे यात्री उपनाम से रचनाएं लिखते थे और हम देखते हैं कि बाबा नागार्जुन को मैथिली कविता संग्रह पत्रहीन नग्न गाछ पर ही 1968 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि मैथिली और हिंदी में समान रूप से लिखने के बाद, हिंदी में बहुत प्रसिद्ध होने के बावजूद भी उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मैथिली में मिला। और हम देखते हैं कि विभिन्न भाषाओं का ज्ञान अर्जित करते हुए उन्होंने हमेशा अपनी सीखने की जो प्रवृत्ति है उसे कभी नहीं छोड़ा। वे आजीवन एक विद्यार्थी के रूप में जीवन के अनुभव लेते रहे, जीवन से सीखते रहे। बाबा नागार्जुन ने कुछ पत्रिकाओं का संपादन भी किया। उन्होंने 1935 में पंजाब से निकलने वाली दीपक पत्रिका का संपादन किया। लाहौर से विश्व बंधु पत्रिका निकलती थी, उसका भी उन्होंने कुछ समय तक संपादन किया। और कौमी आवाज़ नामक एक पत्रिका थी, उसका भी संपादन उन्होंने किया। हम देखते हैं कि बाबा नागार्जुन 1934 के बाद से ही 1941 तक अपने घर से बाहर रहते हैं और विविध विषयों का ज्ञानार्जन करते रहते हैं। 1936 में बाबा नागार्जुन श्रीलंका प्रवास करते हैं और 3 वर्षों तक श्रीलंका में निवास करते हुए वहाँ के बौद्धों को संस्कृत का अध्ययन कराते हैं। साथ ही वे पाली भाषा का भी अध्ययन करते हैं और वहीं बौद्ध धर्म के ग्रंथों का अध्ययन करने के बाद हिंदू धर्म की विकृतियों और आडंबरों से निराश होकर बाबा नागार्जुन 1937 में बौद्ध धर्म ग्रहण कर लेते हैं और बौद्ध धर्म ग्रहण कर लेने के बाद वे नागार्जुन उपनाम से प्रसिद्ध होते हैं। बाबा नागार्जुन मुख्य रूप से राहुल सांकृत्यायन जी से काफ़ी प्रभावित होते हैं। जिस प्रकार राहुल सांकृत्यायन ने बौद्ध धर्म का विशेष अध्ययन किया, उसी प्रकार नागार्जुन भी बौद्ध धर्म के विशेष अध्ययन के लिए जाने जाते हैं और राहुल सांकृत्यायन की यायावरी वृत्ति से वे बहुत प्रभावित रहे और अपनी यायावरी वृत्ति को आजीवन जारी रखते रहे। 1938 में हम देखते हैं कि बाबा नागार्जुन सुभाष चंद्र बोस, क्रांतिकारी सुभाष चंद्र बोस से मिलते हैं, उनसे प्रभावित होते हैं और किसानों के क्रांतिकारी नेता स्वामी सहजानंद जी के संपर्क में आते हैं और यहीं से वो किसान आंदोलन में भागीदारी अपनी निभाने लगते हैं। 1939 में हम देखते हैं कि छपरा में किसान आंदोलन के नेतृत्व में बाबा नागार्जुन बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं और इसी कारण उन्हें 10 माह की सज़ा दी जाती है। हजारीबाग और छपरा के जेल में उन्हें 10 माह का कारावास बिताना पड़ता है। अपनी घुमक्कड़ी प्रवृत्ति के कारण बाबा नागार्जुन कभी भी एक जगह नहीं टिकते हैं। सिंध, हिमालय, श्रीलंका, तिब्बत, बर्मा, म्यांमार आदि बहुत जगह वे भ्रमण करते हैं। भारत में भी विभिन्न प्रांतों में वे भ्रमण करते हैं और उनकी यह यायावरी वृत्ति उनके जीवन में अंतिम समय तक साथ रहती है। बाबा नागार्जुन जब भी बीमार होते थे तो वे अपने पुत्रों से कहते थे कि मुझे एक साधारण टिकट लेकर के ट्रेन में बैठा देना, और वे जो है बच्चे उनके वैसे ही करते थे और वे जब घूम करके आते थे
तो बहुत ही स्वस्थ महसूस करते थे, अर्थात घुमक्कड़ी वृत्ति उनके जीवन में रच बस गई थी। बाबा नागार्जुन जनवाद के स्तंभ के रूप में हम देखते हैं उन्हें, और उन्होंने न सिर्फ पद बल्कि गद्य में भी उपन्यास, कहानी उन्होंने लिखी है। उन्होंने कविता के अलावा उपन्यास, कहानी, संस्मरण, पत्र लेखन, यात्रा वृत्तांत, निबंध, बाल साहित्य और बहुत सारी रचनाओं का अनुवाद भी किया है। बाबा नागार्जुन को पत्र व्यवहार का बेहद ही शौक़ था। वे अक्सर अपने साहित्यकार मित्रों से पत्रों के माध्यम से वार्तालाप करते थे और स्वयं ही पत्रों को पोस्ट करने भी जाया करते थे। बाबा नागार्जुन वैसे तो उपन्यास के क्षेत्र में, गद्य के क्षेत्र में भी एक जाना माना नाम है, किंतु उन्हें सर्वाधिक ख्याति प्रगतिवादी कवि के रूप में ही मिली है। 1940 में युद्ध विरोधी परिपत्र छपवाने और उसे वितरित करने के कारण उन्हें 8 माह की जेल हुई और उन्होंने भागलपुर की जेल में ही 8 मास का कारावास पूर्ण किया। 1974 में हम देखते हैं कि बाबा नागार्जुन सामाजिक क्षेत्र में बड़े व्यापक रूप से उतर आते हैं, सामाजिक सरोकारों से जुड़ जाते हैं। जयप्रकाश नारायण ने जो संपूर्ण क्रांति की थी और उन्होंने किसानों का नेतृत्व किया था और क्रांति में वे भाग ले रहे थे, उस क्रांति में बाबा नागार्जुन भी उतर आते हैं और उन्होंने जयप्रकाश नारायण के समर्थन में 1975 में जगह जगह जा कर के नुक्कड़ों में बैठ कर के अपनी कविताओं का पाठ किया। नुक्कड़ों पर जाकर काव्य पाठ जब वे करते थे तो असंख्य जन समुदाय उनके काव्य पाठ को सुनने के लिए उमड़ पड़ते थे और उनकी ख्याति वहाँ से बहुत ज़्यादा बढ़ी। डॉक्टर बच्चन सिंह ने इन्हें नुक्कड़ कविताओं का कवि भी कहा है। और हम देखते हैं कि बाबा नागार्जुन न सिर्फ धीरे धीरे कवि गोष्ठियों और कवि सम्मेलनों का चहेता एक प्रतिरूप बन जाते हैं, बल्कि अपनी अडिग और बेबाकी और सच्चाई पूर्ण ढंग से न्यायपूर्ण समता मूलक समाज की स्थापना के लिए वे हरदम अपनी बात रखते हैं। बाबा नागार्जुन का जीवन अत्यंत सादगीपूर्ण, सरलतापूर्ण जीवन उनका रहा और वे हमेशा स्पष्ट रूप से अपनी बात कहते थे, अत्यंत ही स्वाभिमानी थे और राजनीतिक प्रपंचों को भी बेबाक ढंग से खोलने की कला उनमें थी। उनका जीवन हम देखते हैं कि बहुत ही संघर्ष में रहा। प्रगतिशील उनका न सिर्फ लेखन था बल्कि व्यवहार में भी वे बहुत ही प्रगतिवादी कवि थे। धीरे धीरे बाबा नागार्जुन जन सरोकार की बड़ी आवाज़ बन जाते हैं और अपनी असंख्य रचनाओं के माध्यम से उपेक्षित जनता की आवाज़ बन करके साहित्य जगत में उभर आते हैं। बाबा नागार्जुन अपना संघर्षमय जीवन जीते हुए 1998 में उनका निधन हो जाता है और हम देखते हैं कि अपने निधन के बाद भी वे साहित्य के रूप में हमारे सामने ऐसा अमूल्य धन छोड़ जाते हैं जो युगों युगों तक बाबा नागार्जुन की स्मृति को ताज़ा किए हुए हैं। बाबा नागार्जुन कबीर की परंपरा के एक अत्यंत प्रगतिवादी कवि हैं। प्रगतिवाद के श्लाघा पुरुष के रूप में हम उन्हें देखते हैं और प्रगतिवाद की संपूर्ण विशेषताएं उनके काव्य में हमें देखने को मिलती है। धन्यवाद।